हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, हमारी MHI 01 सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 5, जिसका नाम है दुनिया पर असर। तो दोस्तों, इसके अंदर में हम पढ़ेंगे कि जो शिकारी संग्राहक समाज था, उसके अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं, धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, जो आधुनिक मानव है वो कैसे विकसित हुआ, मनुष्य और पशुओं में फर्क क्या है, हम पशुओं से कैसे अलग हैं, कब अलग हुए, मनुष्य ने औजारों का आविष्कार कब किया, किन किन औजारों का आविष्कार किया, आग की खोज कब करी, कैसे करी, क्यों करी, नातेदारी क्या थी, नातेदारी का जन्म कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विनिमय, चीजों का आदान प्रदान कैसे शुरू हुआ, धीरे धीरे कला और भाषा का जन्म हुआ, तो कला और भाषा से किस प्रकार लोगों का जीवन बदला। अब शिकारी संग्रहकर्ता समाज था, उनसे हम क्या सीख सकते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद पशुपालक खाना बदोशी क्या है ये देखेंगे। और जब कृषि विकसित हो गई तो कृषि जब होने लगी तो कृषि के परिणाम क्या क्या थे, इन सब के अंदर हम इस यूनिट को कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत में क्या क्या है दोस्तों? अध्ययन के स्रोत में जो शिकारी संग्रहकर्ता समाज था, तो ज़्यादातर तो वो पत्थर और हड्डियों के बने औजार, यही हम अध्ययन के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो हड्डी लकड़ी के भी औजार बनते होंगे, लेकिन लकड़ी के औजार अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए, तो हमें लकड़ी के औजार मिलते नहीं। हालांकि संभावना ये ज़्यादा है कि लकड़ी के औजार भी बनाते होंगे। पौधे थे, पौधे को भी अवशेष कम ही बचे हैं, ज़्यादातर तो सड़ गल गए हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बचे हैं उनसे ही हमें अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ अभी भी ऐसे कई ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, वो शिकारी संग्रहकर्ताओं की तरह रहते हैं, तो हम उनका अध्ययन करके भी ये पता लगा सकते हैं कि जो उस टाइम का समाज था वो कैसा था। ठीक है, अब हमारा है अगला, मनुष्य की उत्पत्ति। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अब जो शुरुआती मानव था ना, उसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई। ये तो पता ही होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में शुरुआत में इंसानों का जो आविर्भाव हुआ। तो हमारे आदिकालीन पूर्वज थे, जिनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, वो लगभग 20 से 40 लाख वर्ष पूर्व थे। अब ये दो पैरों पर चलने के अलावा ये अन्य सभी मामलों में ये संभवतः आज के चिंपैंजी जो थे उनकी तरह दिखते थे। मतलब ये दो पैरों से केवल चलते थे, बाकी ये पूरी तरह से चिंपैंजी के तरह थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस, ये पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो पत्थर के औजार बनाए वो होमो हैबिलिस ने ही बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी मानते हैं कि इन्होंने भी लकड़ी के औजार बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इनके औजार क्योंकि लकड़ी के बने थे तो वो बहुत ज़्यादा मिलते नहीं है, तो फिर हम यही मान लेते हैं कि होमो हैबिलिस जो था, जो लगभग 20 लाख साल पहले था, उसने सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए। होमो हैबिलिस के बाद लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस का जन्म हुआ, और ये लगभग लगभग अगले 10 लाख वर्षों में अफ्रीका से निकले और उन्होंने आग जलाना सीख लिया। जो होमो इरेक्टस थे, उनका जो आविर्भाव हुआ वो लगभग 15 लाख साल पहले हुआ। फिर वो 10 लाख साल तक इधर उधर भटकते रहे और धीरे धीरे करके पूरे पृथ्वी पर अन्य महाद्वीपों में भी फैल गए। इन्होंने ही आग जलाना सीखा था। 3,50,000 साल पहले के आसपास निएंडरथल मैन नामक प्रजाति का जन्म हुआ। वे छोटे और गठीले शरीर वाले लोग थे, परंतु वे अभी तक पूरी तरह मनुष्य नहीं बन सके थे। जो निएंडरथल तक थे, वे थे तो मनुष्य की तरह ही। लगभग उनका कद कितना था? जितना 3.5-4 फीट का उनका कद था, तो लगभग जो हमारे 11-12 साल के बच्चों का कद होता है, उस तरह का उनका कद था। तो वो विकसित तो इंसानों की तरफ विकसित हो रहे थे, लेकिन अभी तक वो जानवर। अब आधुनिक मानव कैसे हुआ? अब पूर्ण आधुनिक मानव जो था, उसके जो चिन्ह थे वो लगभग 1,20,000 से 60,000 वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका में जो कलेसर नदी है उसके मुहाने पर सबसे पहले मिलते हैं। अब आधुनिक मानव जो था वो डेवलप कैसे हुआ? उसमें ना अपने परिवेश के अनुसार अपने को ढालने की अदम्य क्षमता थी। इसी वजह से वो पृथ्वी के जो बाकी हिस्से थे उनमें भी आसानी से बस गया। जहाँ जहाँ ज़्यादा सर्दी थी वहाँ भी वो अपनों को सर्दी के अनुकूल ढाल लिया, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ उसने खुद को गर्मी के अनुकूल ढाल लिया।
अब ये आग को नियंत्रित कर सकते थे और अपने लिए घर बना सकते थे। जब होमो सेपियंस होपियंस का विकास हुआ तो आग की खोज तो होमो इरेक्टस ने कर ली थी, लेकिन आग को नियंत्रित होमो सेपियंस सेपियंस ने करना सीखा और धीरे धीरे उन्होंने रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिया। अब ज्यादा बड़े जानवरों का शिकार करते थे और जल संसाधनों का उपयोग करने लगे। जल संसाधनों का उपयोग करने लगे मतलब अगर नदी है तो उसमें नाव चलाने लगे, मछलियां मारने लगे, खेती सिंचाई के लिए नदी के पानी का उपयोग करने लगे। इस तरह से नए नए औजारों का इन्होंने विकास किया, कपड़े की सिलाई वगैरह सीख गए, छाल को सिलना शुरू कर दिया था। अब जो मनुष्य के रंग रूप और शरीर के आकार में जो अंतर हम आज देखते हैं कि अफ्रीका में थोड़े सा जो मनुष्य शरीर है उसका रंग थोड़ा काला है, यूरोप महाद्वीप में थोड़े गोरे हैं और एशिया महाद्वीप में थोड़ा सा कद छोटा है। तो ये जो रंग रूप में अंतर आया है, ये जो होमोसेपियन सेपियन से ही आना शुरू हुआ था। अब मनुष्य पशुओं से अलग कैसे, हम में और पशुओं में क्या अंतर है? तो इन मुख्यतः ये 6 अंतर हैं जो हम में और पशुओं में है, जिसमें क्या है कि मनुष्य औजार बनाता है जबकि पशु औजार नहीं बनाते। हालांकि कुछ पशु हैं जैसे कौवा है, कभी कभी इनको, और चिंपैंजी है, कभी कभी ये औजार प्रयोग करते हैं पत्थर वत्थर के, लेकिन ये हमेशा ये एक्सेप्शनल केस है, वो अपवाद स्वरूप करते हैं, हमेशा ऐसे नहीं करते। मनुष्य कच्चा तथा पका दोनों प्रकार का भोजन करता है जबकि जानवर मोस्टली कच्चा ही भोजन करते हैं। मनुष्य की लंबी चौड़ी नातेदारी व्यवस्था होती है, जानवरों में ऐसी कोई नातेदारी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब मानव है, हम अन्य मानव समुदायों के साथ विनिमय और लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं हम एक दूसरे मानव समुदायों के साथ में, तो ये जानवरों में जबकि ऐसा नहीं होता है। मनुष्यों के पास एक विकसित भाषा होती है और इसके द्वारा वह संवाद और संप्रेषण करता है। हमारे पास एक विकसित भाषा है, भाषा की वजह से ही हम आप एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं, जबकि जानवरों में एक संकेतात्मक प्रतीकात्मक भाषा है, वो विकसित भाषा नहीं है, वो भाषा का एक बिल्कुल संकेत रूप है। अब मनुष्य ने कला की खोज करी है, जबकि जो जानवर हैं, जो मनुष्य पशु हैं, वो कला का इस्तेमाल नहीं करते, ना कला बनाते हैं, ना ही कला का वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो प्राणी जगत में केवल मानव ही ऐसा है जो अपने लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। इंसानों के अलावा खाद्य पदार्थों का उत्पादन कोई नहीं करता है। तो ये 5-6 पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम इंसानों से अलग हैं। औजारों का आविष्कार और आग की खोज कैसे हुई? दोस्तों, औजार बनाना ना मनुष्य की एक सुनिश्चित विशिष्टता है। मनुष्यों के अलावा और कोई भी जो प्राणी है और कोई जीव जंतु है, कोई भी औजार नहीं बनाता है। अब संभवतः सबसे पहला जो औजार निर्माता था वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, उसको माना जाता है। और ये सबसे पहले हड्डी या लकड़ी के औजार बनाया गया होगा। तो हड्डी या लकड़ी के औजार जो उन्होंने बनाए थे वो अभी उनके अवशेष बहुत कम मिलते हैं या ना के बराबर मिलते हैं। तो उसके बाद जो औजार बनाए थे वो होमो हैबिलिस ने बनाए। तो हम होमो हैबिलिस को ही मानते हैं कि सबसे पहले औजार पत्थर के होमो हैबिलिस ने बनाए, और ये लगभग 20 से 40 लाख पहले के 25 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के औजार बनना शुरू हो गए थे। अब हमारे पूर्वजों द्वारा ही निर्मित औजारों से प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ। प्रौद्योगिकी जीवन की राह को आसान बना देती है। जो भी प्रौद्योगिकी है, जो हम आज के समय में भी देखते हैं, इससे क्या हमारा जीवन आसान हो जाता है। अब जो आग है, आग का जो सबसे पहला प्रमाण था वो चीन के झोकोदियन गुफा में लगभग 5 लाख वर्ष पहले पाया जाता है। अब ये जो समय था ये होमो इरेक्टस का था। होमो इरेक्टस कौन थे? जो सीधे खड़े होकर 2 पैरों पे चलते थे, उनको होमो इरेक्टस कहा जाता था। उस टाइम पे ये आग का प्रमाण हमें मिलता है। अब आगे देखते हैं कि नातेदारी कैसे विकसित होती है। नातेदारी क्या थी? अब वंश और विवाह के आधार पर जो संबंध बनते हैं उन्हें नातेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। नातेदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये केवल खून का ही रिश्ता नहीं होता, इसमें जो सामाजिक संबंध है ना वो भी शामिल होते हैं, जैसे दोस्त हैं और दूर दूर के लोग हैं। केवल खून का रिश्ता तो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन नातेदारी में बहुत ज़्यादा, नातेदारी का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। कई मानव समुदायों में जान पहचान का प्रत्येक व्यक्ति नातेदार या कुटुंब माना जाता है और इस संबंध को विवाह द्वारा मजबूत बनाया जाता है। अब
हुआ, नातेदारी विकसित कैसे हुई होगी कि भोजन संग्रह करते समय या शत्रु ने हमला कर दिया तो उस समय जो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, सहारा देते थे, एक कबीला दूसरे कबीलों को या एक परिवार दूसरे परिवार को, इस तरह से धीरे धीरे करके नातेदारी का विकास हुआ होगा। अब नातेदारी की उत्पत्ति कैसे हुई? अब जो हमारे एक वैज्ञानिक हैं आर फॉक्स जो है इतिहासकार, वो ये मानते हैं कि नातेदारी के जो उदय का संबंध है वो मांसाहारी भोजन की ओर धीरे धीरे झुकाव जैसे हुआ, उसके हिसाब से नातेदारी बढ़ती गई। पुरुष शिकार के लिए निकल जाते होंगे और महिलाएं भोजन इकट्ठा करने के लिए। जब पुरुष शिकार करते थे महिलाएं भोजन इकट्ठा करती थीं। अब पुरुष जब शिकार करके आते थे और महिलाएं भोजन बनाती होंगी तो जो पुरुष थे उनके लिए भोजन की ज़रूरत रहती होगी और जो महिलाएं थी उनको भोजन बनाने के लिए वो शिकार की ज़रूरत रहती होगी। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध बन गया कि जिससे कि वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। फिर वैवाहिक संबंधों से धीरे धीरे करके आगे बढ़ के ये नातेदारी स्टार्ट हो गई। यौन आधारित श्रम विभाजन के बाद पुरुष और स्त्री सब्जी और मांस के बंटवारे के लिए एक दूसरे पर बिल्कुल नए तरीके से आश्रित हो गए। अब नातेदारी का गहरा संबंध अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म से था। ये तो हम आज भी देखते हैं कि नातेदारी जो है ये इन सब चीज़ों से प्रेरित कहीं ना कहीं होती है। विनिमय कैसा था? विनिमय किस तरह से विकसित हुआ? इनका विनिमय के क्या क्या पॉइंट्स थे? मनुष्य बाहरी लोगों से वस्तुओं का लेन देन और आदान प्रदान करता है। इस बात से निर्धारित किया जाता है कि यदि कोई वस्तु वहाँ पाई जाती है, वहाँ वह स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ विनिमय होता था। अगर कोई चीज़ है जो स्थानीय रूप से वहाँ पैदा नहीं होती है और वो उसके प्रमाण वहाँ पे मिलते हैं, तो हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे व्यापार करके या दूसरी जगह से लेके आई जाती होगी। अब इनमें कई ऐसी चीज़ें थी जैसे चकमक था, जो हमारे पूर्वज जिसको औजार बनाने के लिए बहुत उपयोगी मानते थे। अब ये पत्थर हर जगह उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इसको लोग दूर दराज से लेके आते थे, तो इससे हमें पता लगता है कि विनिमय लगभग विकसित हो चुका था। कला और भाषा का जन्म किस प्रकार हुआ? जो भाषा है, भाषा तो मनुष्य की एक अनुपम साथी तो है ही। भाषा के बिना तो आप सोच के देखो कितनी चीज़ें अधूरी हैं। तो भाषा एक बहुत बड़ा मनुष्य में का एक योगदान है खुद को विकसित करने में। अब लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले मनुष्य खुद ब खुद बोलने की स्थिति में आ गया, परंतु अगले 1 लाख वर्षों तक किसी भाषा के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। बोलना तो धीरे धीरे 1.5 लाख साल पहले तक आ गया था, लेकिन एक भाषा विकसित होने में अगले 1 लाख साल का समय एक अच्छी भाषा को विकसित होने में लग गया। अब कला मानव की अनुपम देन है। पशु चित्र बनाना और रंग भरना नहीं जानते हो तो है ही, पशु नहीं भरते, कला तो मानव ही वो करता है। पूरी दुनिया में आधुनिक मानव ने अपनी कलाकृतियों की छाप छोड़ी है। अब इन कलाकृतियों में क्या क्या है? फ्रांस में जो लेसेक्स है और स्पेन में अल्तमीरा की गुफाएं हैं, इनसे जो हमें उस समय के मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, उनकी कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, शिकारी संग्रहकर्ताओं से हम क्या सीख सकते हैं? तो उनसे सीखने को हमें ये मिलता है कि ये बहुत छोटे छोटे समूहों में रहते थे। उनके पास कोई केंद्रीकृत सत्ता या स्थायी सेना नहीं थी। मतलब कि उस टाइम एक ऐसी स्थायी सेना नहीं थी जैसी अभी हमारे पास है, जिसका हालांकि सेना तो थी। जब युद्ध होता था तो जो सारे जो कृषक थे या जो पशुपालक थे वो सब मिलके युद्ध करते थे, तो उनका जो फुल टाइम जो जॉब होती है वो सेना का नहीं था। वो अपना नॉर्मल काम करते थे और युद्ध के समय वो सब सेना में तब्दील हो जाते थे। और उस टाइम युद्ध कम होते थे और बिना हिंसा के अपनी समस्याओं का समाधान हो जाता था। प्रौद्योगिकी साधारण थी, लकड़ी थी, हड्डी थी, पत्थर थी, इनके जरिए वे अपनी चीज़ों ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे, जिससे क्या है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका दोहन कम होता था, जो पृथ्वी थी उसका प्रदूषण बहुत कम होता था। ये सब चीज़ें हम सीख सकते हैं उनसे। अब वो केवल उस टाइम ऐसा तो काम करते नहीं थे कि 12-12 घंटे 10-10 घंटे का उनका वर्किंग टाइम है। वो केवल 2-3 घंटे के लिए अपना भोजन इकट्ठा करते थे, उसके बाद वो अपना फ्री टाइम बिताते थे। अब ऐसा माना जाता है कि जब वो कृषि करने लगा, वो भोजन अपना इकट्ठा संग्रह करने लगा, तो उसके बाद मनुष्य के पास धीरे धीरे करके फ्री टाइम बढ़ा और फिर उसने कला और बाकी भाषाओं वगैरह को जन्म देना शुरू किया। पशुपालक खानाबदोशी पश्चिम एशिया से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कृषि और पशुपालन लगभग एक साथ शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों चीजें, कृषि कार्य और पशुपालन, एक साथ शुरू हुआ। जो पशुपालक थे वो चरागाह की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे।
ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के घास के मैदानों में रहा करते थे, जहां उनके मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में घास उपलब्ध थी। विभिन्न पशुपालक खानाबदोश समुदायों में विभिन्नताएं भी थीं और उनके अपने विशिष्ट तरीके भी। जो हर जगह के अपने अपने पशुपालक जो खानाबदोश थे, उनके अपने अपने तौर तरीके थे, उनकी अपनी अपनी संस्कृति थी। अब ये विशिष्टताएं इस बात से निर्धारित होती थीं कि वह समुदाय कौन से विशिष्ट पशुओं को पालता है, कोई गाय का पालता है, कोई भैंस पालता है, तो इस तरह से उनकी विशिष्टताएं भी निर्धारित होती थीं। कृषि। पश्चिम एशिया, मिस्र, भारत, चीन जैसी जगहों पर जलवायु में हुए परिवर्तनों के कारण कृषि जीवन यापन का मुख्य साधन बन गया था। उस टाइम तक कृषकों का जब कृषि शुरू हुई तो जीवन स्थिर हो गया और ये फसल उपजाते थे, मवेशियों को पालते थे। स्थायी और स्थिर जीवन शुरू होने के साथ ही ग्रामीण बस्तियां और आबादी बढ़ी। जब धीरे धीरे लोग एक जगह पर रहने लगे तो वहां समूह इकट्ठा होने लगे, धीरे धीरे आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। कृषि का जो अधिशेष जब उत्पादन होने लगा तो और जनसंख्या बढ़ी। मिट्टी के बर्तन, धातु कर्म जैसे शिल्पों का विकास हुआ। जब कृषि जो है उसमें हमेशा तो काम नहीं रहता। जब जो बीज का टाइम था तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ये सब मिट्टी के बर्तन बनाना वगैरह शुरू हो गया। अब धीरे धीरे राज्य और शहर निर्मित हुए। अब केवल एक दिन का भोजन नहीं बल्कि पूरे मौसम की यानी दीर्घ अवधि की योजना बनाई जाने लगी थी, क्योंकि भोजन का तो इंतजाम हो गया था। कृषि के परिणाम क्या थे? ग्रामीण संस्कृति का जन्म कृषि में एक जगह रहने की बाध्यता थी, इसलिए कृषि के आरंभ होने से गांव का उदय हुआ। ये चीज सोचने वाली है। जनसंख्या में वृद्धि और बस्तियों का विस्तार। एक जगह बसे समुदायों में जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हुई। जो समुदाय एक जगह बढ़ रहे थे उनमें कृषि का अधिशेष उत्पादन हो रहा था, तो कंडीशन बहुत फेवरेबल थी, तो धीरे धीरे करके जनसंख्या का विस्फोट सा होने लगा। जनजातीय समुदायों का उदय। कृषि के आगमन से दीर्घावधि सहयोग की भावना का भी उदय हुआ। कृषि का आगमन हो गया तो एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी करने लगे कि जो पशुपालक थे वो कृषकों को सपोर्ट करते थे और कृषक पशुपालकों को। नई महामारियां और नई बीमारियां, तरह तरह का जब खान पान बदला, जलवायु बदली, तो नई नई तरह की बीमारियां वगैरह भी आई। नई व्यवस्था और टकराव। स्थायी घर बनाने में काफी श्रम लगता था, इसी प्रकार खेतों में काम करने में भी जी तोड़ मेहनत करनी होती थी। कृषि समुदायों को संग्रहकर्ताओं की अपेक्षा अपने खेतों और घरों की ज्यादा हिफाजत करनी होती थी। तो इनको खेती की हिफाजत तो करनी होती थी। जंगली जानवर हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा के कि अगर फसल पकने वाली है तो बारिश से पहले उसको काट दिया जाए। तो इस तरह के इन सब चीजों की वजह से उनको ज्यादा वो करना पड़ता था। तो दोस्तों हमारा आज का यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। अब आइए हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए थे। होमो सेपियंस के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमने देखा ही कि पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस 20 से 40 लाख पहले, 40 लाख साल पहले, उसके बाद होमो हैबिलिस आया 20 लाख साल पहले करीब, उसके बाद होमो इरेक्टस 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस आया। उसके बाद जो आधुनिक मानव है उसका जो आविर्भाव 1,20,000 से 60,000 के बीच, 60,000 वर्ष पूर्व के बीच ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस का आविर्भाव हुआ। तो ये हमारा इंसान का जो विकास कैसे हुआ। नातेदारी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना, तो नातेदारी किस लिए विकसित हुई? एक दूसरे को सहयोग देने के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए। धीरे धीरे करके विवाह बंधन हुए, उसके बाद एक कबीले से दूसरे कबीले में आदान प्रदान हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे करके नातेदारी का उदय हुआ। मानव विकास की प्रक्रिया में भाषा ने क्या भूमिका निभाई? तो भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जब भाषा विकसित हो गई तो एक दूसरे से संवाद करना बड़ा आसान हो गया। अब अपनी बात, अपनी जो भावनाएं थी वो एक दूसरे को आराम से व्यक्त कर सकते थे, बता सकते थे, जिससे कि जो एक समुदाय से दूसरे समुदाय या एक जगह से दूसरे देश वाले आराम से कम्युनिकेट या संचार कर सकते थे। पशुपालक खानाबदोश पर टिप्पणी लिखिए। तो जो पशुपालक खानाबदोशी थे वो अपने पशु पालते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, कभी चारागाहों की खोज में। जो स्थायी समुदाय थे उनसे अपनी कुछ चीजें देते थे, दूध के मटेरियल, दूध से बने हुए पदार्थ, उनसे कुछ लेते थे जैसे अनाज वगैरह, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे। यही ज्यादातर इन्होंने ही बाद में चल के जो व्यापार वगैरह का विनिमय जो शुरू हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ। कृषि के परिणामों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। जो कृषि के परिणाम थे, कृषि के परिणाम क्या थे? अधिशेष उत्पादन होने लगा, गांव बसने लगे, जनसंख्या में वृद्धि हो गई, शहर धीरे धीरे करके शहर बसने लगे, मिट्टी वगैरह के बर्तन बनने लगे, और इस तरह से धातु कर्म वगैरह, शिल्प वगैरह का जो शुरुआत हुई वो जो कृषि आरंभ हुई थी उसके बाद ही
जो कृषि की शुरुआत हो गई, उसके बाद ये सब कामों की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स यू।